दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित खबर सीजन ऑफ फ्लड्स ऑन टीएन's लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस टू अवॉइड मॉनसून और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख एक्सप्लेन्ड व्हाई बेंगलुरु नेबरहुड्स वर फ्लडेड ड्यूरिंग रीसेंट रेन के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के आपदा एवं आपदा प्रबंधन खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। भारत में शहरी बाढ़। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर यह मुद्दा सुर्खियों में क्यों है। बीते कुछ महीनों से शहरी बाढ़ का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। इसके सुर्खियों में बने रहने के पीछे की अहम वजह चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में बढ़ती बाढ़ की फ्रीक्वेंसी है। इससे एक और जान माल व आर्थिक गतिविधियों के नुकसान से आजीविका संकट का मुद्दा खड़ा हो जाता है, तो दूसरी ओर नगर नियोजन सिस्टम पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसी दौरान सरकार ने शहरी बाढ़ से निपटने के तमाम प्रयासों के बीच रिवर सिटीज अलायंस नामक एक नई पहल की भी शुरुआत की है। यह न सिर्फ शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन को आगे बढ़ाएगा, बल्कि शहरी बाढ़ की समस्या से निजात पाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। इस दरमियान शहरी बाढ़ से जुड़े कुछ अहम बिंदु हमारे सामने उभर कर आए हैं, जो परीक्षा के लिहाज से काफी अहमियत रखते हैं। इस आर्टिकल में हम उन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले एक नजर उन बिंदुओं पर डाल लेते हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे आखिर शहरी बाढ़ क्या है, इसके कौन कौन से कारण हैं तथा इसके कौन से प्रभाव देखे जाते हैं या देखे जा सकते हैं। क्या इससे निपटने के कुछ सरकारी प्रयास किए गए हैं और अंत में इससे निजात पाने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं शहरी बाढ़ के बारे में। शहरी बाढ़ देखने में आमतौर पर सामान्य बाढ़ की तरह ही होती है, मगर बारीकी से इस पर नजर डालने पर पता चलता है कि यह सामान्य बाढ़ से कुछ अलग स्वरूप लिए हुए है। दरअसल जल निकासी प्रणाली की क्षमता के अनुपात में वर्षा की मात्रा अधिक होने कारण शहरों में जल जमाव की स्थिति देखने को मिलती है। इसे ही आमतौर पर शहरी बाढ़ कहा जाता है। शहरों में इस तरह की बाढ़ पहले भी कई बार देखने को मिली, मगर 2005 में मुंबई शहर में आई बाढ़ के बाद से इस पर गंभीरता से विचार किया गया। इसमें पाया गया है कि शहरी बाढ़ के पीछे के कारण सामान्य बाढ़ से अलग हैं और इससे निपटने के लिए भी अलग रणनीति अपनानी पड़ेगी। आगे चलकर इन्हीं कारणों से शहरी बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए ने आपदा के रूप में अलग से मान्यता दी। बाद में इसके कारणों की पड़ताल करते हुए इस पर अलग से दिशा निर्देश भी जारी किए गए। तो आइए अब उन कारकों पर नजर डालते हैं जिन्हें शहरी बाढ़ के लिए जिम्मेदार माना गया है। शहरी बाढ़ के पीछे कई परंपरागत और मानवीय कारक जिम्मेदार माने गए हैं। इसमें सबसे प्रमुख शहर की पुरानी जल निकासी व्यवस्था है। दरअसल कई शहरों की मौजूदा जल निकासी प्रणाली को 12 से 20 मिलीमीटर वर्षा के लिए डिजाइन किया गया था। इसी कारण जब भी इससे अधिक मात्रा में बारिश हुई, तब यह जल निकासी प्रणाली इसे सहन नहीं कर पाई। जबकि वर्तमान में शहरीकरण का दायरा बढ़ने से यह जल निकासी प्रणाली 12 से 20 मिलीमीटर की अपनी मौजूदा क्षमता को वहन करने की हैसियत भी नहीं रखती है। दूसरा, खराब मेंटेनेंस के कारण भी यह सिस्टम अक्सर डिजाइन की गई क्षमताओं से कम कर पाते हैं। दरअसल नॉन रेगुलेटेड घरेलू तथा औद्योगिक कचरों और निर्माण गतिविधियों से निकले मलबे ने जल निकासी प्रणाली में गाद जमा कर उसकी क्षमता को काफी कम कर दिया है। साथ ही कई जगहों पर जल निकासी सिस्टम की गहराई में असमानता से भी ये अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर पा रही है। तीसरा, कई शहरों और कस्बों में अतिक्रमण भी शहरी बाढ़ की एक बड़ी समस्या है। दरअसल बढ़ते अनियोजित शहरीकरण के कारण झुग्गियों तथा स्लम कॉलोनियों का विकास नदियों और नहरों जैसे जल निकासी स्रोतों के किनारों पर हुआ है, जिससे इनकी सामान्य तौर पर बहने वाली जलधारा सिकुड़ गई है और पानी के परंपरागत प्रवाह क्षेत्र में कमी आई है। हालांकि कई सरकारी परियोजनाओं को भी नदियों के बाढ़ के मैदानों में विकसित किया गया है। दिल्ली में यमुना के बाढ़ के मैदान में विकसित अक्षरधाम मंदिर तथा कॉमनवेल्थ गांव इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। इसने यमुना नदी के बहाव क्षेत्र को सीमित कर दिया है।
चौथा, शहरीकरण में अनियंत्रित बढ़ोतरी ने शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ा दिया है, जिससे पानी के प्रवाह क्षेत्र में कमी आई। असल में शहरीकरण में बढ़ोतरी से कंक्रीट सतह में बढ़ोतरी हुई है, जिससे जल के अंदर की परतों में रिसाव कम हुआ है और बहाव अधिक होने के कारण भी बाढ़ आई है। इसके कारण संबंधित जल निकासी स्रोतों में बहने वाले पानी के अनुपात में भी तुलनात्मक रूप से बढ़ोतरी देखी गई है। यह बढ़ोतरी जल निकासी स्रोतों की क्षमता से काफी अधिक है। पांचवा कारक मॉनसून है, जो कि मौसमी कारक है। दरअसल भारत में 3/4 से अधिक वर्षा की मात्रा मॉनसून के दौरान 3 महीनों में ही देखी जाती है, जिससे इस समय ही जल निकासी प्रणालियों पर दबाव बढ़ जाता है। साथ ही चक्रवात, लानीना और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जैसे कारक मॉनसून के प्रभाव में वृद्धि कर वर्षा की मात्रा को बढ़ा देते हैं। छठा, निर्वनीकरण जैसे मानवीय कारणों से हुए जलवायु परिवर्तन से मौसमी पैटर्न में बदलाव आया है। इससे एक और कम समय में अधिक तेजी से वर्षा की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है, तो दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि से तटीय शहरों की जल निकासी क्षमता प्रभावित हुई है। इसके अलावा अनुचित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और मिट्टी के खराब उपयोग पैटर्न भी शहरी बाढ़ में अपना योगदान देते हैं। इसी भिन्नता के कारण इस बाढ़ से अलग अलग तरीकों से अलग अलग वर्ग प्रभावित होते हैं। तो अब जानते हैं कि शहरी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं। जब कोई शहर बाढ़ से प्रभावित होता है तो सार्वजनिक सेवाएं जैसे शिक्षण संस्थान, परिवहन के साधन और बिजली व पानी सप्लाई आदि ठप हो जाते हैं। इसके अलावा सड़क जैसी सार्वजनिक अवसंरचना के क्षतिग्रस्त होने से आर्थिक नुकसान के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या उन लोगों को झेलनी पड़ती है जो झुग्गी झोपड़ियों और फुटपाथ पर रहते हैं। दरअसल इस वर्ग को तिहरी मार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके लिए एक और आजीविका छिन जाने से भोजन का संकट खड़ा हो जाता है, तो दूसरी ओर शहर के जलमग्न होने से आवास का नुकसान भी होता है। साथ ही क्षेत्र में पानी भर जाने के कारण होने वाली बीमारियों जैसे मलेरिया व डेंगू के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील भी यही वर्ग होते हैं। अब बात करते हैं शहरी बाढ़ को काबू करने के लिए किए गए कुछ प्रयासों के बारे में। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई रिवर सिटीज अलायंस पहल शहरी बाढ़ से निपटने में अपना योगदान देगी। हालांकि इसका पहला मकसद शहरी नदियों के स्थायी प्रबंधन को आगे बढ़ाना है। शहरी बाढ़ को आपदा की श्रेणी में लाने के बाद से ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में आगे चलकर 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने शहरी बाढ़ पर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। यह प्रत्येक शहर में शहरी बाढ़ आपदा प्रबंधन सेल की स्थापना से जुड़ा है। इसमें तकनीकी विशेषज्ञ व्यक्ति नोडल अधिकारी होगा, जो मॉनसून के आने से पहले नालों और तालाबों की सफाई की संपूर्ण व्यवस्था करेगा। इसके अलावा एक अलग नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जो METARS, जो कि एक विमान आधारित नियमित मौसम रिपोर्ट के द्वारा दी गई आंधी और भारी वर्षा की जानकारी की समीक्षा कर हर 30 मिनट में अपडेट करेगा। साथ ही यह भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के बारिश के अभी के अनुमान और पूर्वानुमानों को भी प्राप्त करेगा। साथ ही यह भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के बारिश के अभी के अनुमान और पूर्वानुमानों को भी प्राप्त करेगा। साथ ही भारी बारिश और बाढ़ की आशंका होने पर उससे निपटने के लिए संबंधित नगर आयुक्तों को सूचना दी जाएगी, ताकि वे अलर्ट जारी कर सकें और उससे निपटने के लिए उपाय भी कर सकें। प्राधिकरण ने पुराने बाढ़ वाले स्थानों पर पोर्टेबल पंपों की स्थापना का भी सुझाव दिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रत्येक शहर में जल निकायों के स्वामित्व और स्थिति की मैपिंग और लिस्टिंग का सुझाव भी दिया, जिस पर शहरी स्थानीय निकायों के साथ मिलकर निगरानी फ्रेमवर्क का विकास किया जाएगा। हालांकि गुजरे महीनों में विभिन्न शहरों में आई बाढ़ से निपटने में ये दिशा निर्देश कारगर साबित नहीं हुए हैं, इसलिए इससे निपटने के लिए कुछ और उपाय करने की जरूरत है। इन परिस्थितियों के मद्देनजर अंत में समझते हैं कि आखिर क्या हो इससे निपटने की राह। भारत में अलग अलग शहर में बारिश प्राप्त होने का अनुपात अलग अलग है। साथ ही शहरों का मॉनसून से प्रभावित होने का समय भी अलग अलग है। ऐसे में स्वाभाविक है कि उनसे निपटने की रणनीति भी अलग ही होगी। इसीलिए सबसे पहले हमें बाढ़ से प्रभावित शहरों की उसकी संवेदनशीलता के अनुरूप लिस्टिंग करनी चाहिए। फिर उसी अनुसार उससे निपटने के लिए मास्टर प्लान पर भी ध्यान देना चाहिए।
दूसरा, ECBC यानी एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को जल प्रबंधन से जोड़कर सभी शहरों में भवन निर्माण के लिए इसे अपनाए जाने बल देना होगा। तीसरा, हमें शहरों के बढ़ते दायरों को ध्यान में रखकर उसी अनुरूप जल निकासी सिस्टम को भी विस्तार देना चाहिए। चौथा, शहरों के मध्य कुछ जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे अधिक वर्षा की स्थिति में जल को कैप्चर किया जा सके। इसका एक और लाभ ग्राउंड वाटर की रीफिलिंग में भी होगा। साथ ही यह वाटरशेड के तौर पर भी काम करेगा, लेकिन हमें इसे आवश्यकता के अनुसार प्रबंधित करना होगा। पांचवा, शहरी वनों विशेषकर तटीय शहरों में मैंग्रोव वनों का विकास कर भारी वर्षा एवं चक्रवात के प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर चक्रवात की प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होगी और उससे प्रभावित होने वाले शहरों को समय पूर्व सूचना देनी होगी। कुल मिलाकर कहें तो आपदा जोखिम को कम करने के लिए हमें सेंडाई फ्रेमवर्क को सुव्यवस्थित तरीके से अपनाने की आवश्यकता है जिससे किसी भी आपदा की संवेदनशीलता को कम किया जा सके। आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। शहरी बाढ़ की समस्या से निपटने की दीर्घकालिक योजना पर विचार करते हुए बताइए कि क्या भारत में शहरी बाढ़ के लिए प्राकृतिक कारकों से कहीं अधिक मानवीय कारक जिम्मेदार हैं?